सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां एक ही पार्टी लगातार 34 साल से सत्ता में हो, उसे हराना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जहां एक साधारण सी जमीनी कार्यकर्ता ने बिना किसी बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड के सिर्फ और सिर्फ अपने अदम्य संघर्ष और निडरता के दम पर पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये कहानी है ममता बनर्जी की। ये कोई आम राजनीतिक जीत नहीं है, ये सड़क से लेकर सत्ता के शिखर तक के कड़े संघर्ष की दास्तान है। तो चलिए इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांट लेते हैं। शुरुआती संघर्ष, कांग्रेस के भीतर उभरे मतभेद, तृणमूल कांग्रेस का जन्म, वो दौर जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, और अंत में ऐतिहासिक जीत। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शुरुआती संघर्ष और राजनीति में उनकी एंट्री। अब देखिए, इनका बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। पिता के कम उम्र में ही निधन के बाद परिवार चलाने के लिए इन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से लेकर मिल्क डिपो तक में काम किया। और सच कहें तो यही वो वक्त था जिसने इनके अंदर संघर्ष का वो बीज बोया जो आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदलने वाला था। इनकी राजनीतिक निडरता की झलक बहुत कम उम्र में ही मिलने लगी थी। 1970 के दशक की बात है। जोगमाया देवी कॉलेज में कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का पूरा दबदबा था। कांग्रेस का तो वहां नामो निशान तक नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने दम पर वहां कांग्रेस की पहली छात्र शाखा खोल दी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1977 में जब ये मात्र 22 साल की थीं, तो विरोध जताने के लिए दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण की कार के ठीक सामने लेट गईं और उनका काफिला रोक दिया। मुरारजी देसाई के सामने भी इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही विरोध दर्ज कराया। इसी बेखौफ अंदाज को देखते हुए बंगाल कांग्रेस ने 1984 में बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने इन्हें जादवपुर लोकसभा सीट से सीपीआईएम के सबसे कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। 19,660 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ऐतिहासिक अंतर है जिससे एक 29 साल की युवा नेता ने वामपंथी दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। प्रचार के दौरान जनता के साथ जो उनका सीधा जुड़ाव था, वो वाकई कमाल का था। खैर, इस बड़ी जीत के साथ ही एक विवाद भी सामने आया। दावा किया गया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि अमेरिका में इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। ये बात सामने आई कि किसी ने फर्जी डिग्री के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की थी। लेकिन इन विवादों के बावजूद एक कद्दावर नेता के रूप में उनका जो सफर शुरू हुआ, वो रुकने वाला नहीं था। अब आते हैं दूसरे दौर पर, कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद और सड़क पर सीधा टकराव। 1990 का दशक आते आते ये जो राजनीतिक संघर्ष था ना, वो सिर्फ वैचारिक नहीं रह गया था, ये बेहद खतरनाक हो चुका था। 16 अगस्त 1990 को हाजरा क्रॉसिंग पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तभी वामपंथी कार्यकर्ताओं ने लाठियों और लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उनके सिर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ, सर्जरी करनी पड़ी और 1 महीने तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? इस हमले ने उन्हें डराने के बजाय पूरे बंगाल में प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। अब यहां एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। एक तरफ वो खुद सड़क पर उतरकर आक्रामक विरोध कर रही थीं, वहीं कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था, वो वामपंथी सरकार के प्रति काफी नर्म रवैया अपना रहा था। 1993 में एक गूंगी बहरी लड़की के रेप मामले में न्याय के लिए वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गईं। वहां पुलिस ने उन्हें बालों से घसीटकर हिरासत में लिया। उन्हें यह साफ लगने लगा था कि उनकी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता वामपंथियों से खुलकर लड़ना ही नहीं चाहते। और बस यहीं से कांग्रेस से उनका मोहभंग होना शुरू हो गया। यहीं से नींव पड़ी हमारे तीसरे अध्याय की, पार्टी से खुली बगावत और टीएमसी का जन्म। केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ, सोनिया लाओ, देश बचाओ, ये नारा उस वक्त के विद्रोही तेवर को बिल्कुल साफ कर देता है। उस समय कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप, खासकर तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी से उन्हें भारी नाराजगी थी। उन्हें लगता था कि पार्टी में सही नेतृत्व ही नहीं है। जब सीताराम केसरी ने उन्हें अपनी बेटी बताकर शांत करने की कोशिश की, तो उनका जवाब एकदम टूट-टूक था। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से एक पिता है और उन्हें किसी दूसरे पिता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। अगस्त 1997 में कांग्रेस के आधिकारिक सत्र के ठीक पैरेलल यानी समानांतर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने अपनी एक विशाल रैली कर डाली और इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। समझौते की कोशिशें तो हुईं, लेकिन बात नहीं बनी। दिसंबर में उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया गया और फाइनली 1 जनवरी 1998 को एक नई स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ, तृणमूल कांग्रेस, जिसका मतलब ही है जमीनी स्तर या ग्रास रूट्स। लेकिन देखिए, राजनीति का सफर कभी सीधी रेखा में नहीं चलता।
अब आता है चौथा भाग, राजनीतिक जीवन का सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण संकट। अपनी नई पार्टी बनाने के बाद राजनीति में टिके रहने के लिए उन्होंने एनडीए और फिर बाद में यूपीए के साथ गठबंधन किए। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनावों के नतीजे देखिए। पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी में से सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई, और वो एक सीट खुद ममता बनर्जी की थी। बाकी पूरी पार्टी चुनाव हार गई। और विधानसभा में भी गिरावट बहुत ही चौंकाने वाली थी। जो पार्टी 2001 में 86 सीटों पर थी, वो 2006 आते आते मात्र 30 सीटों पर सिमट कर रह गई। पार्टी की ताकत आधी से भी कम हो गई थी। संसद में वो बिल्कुल अकेली थीं और राज्य में पार्टी का वजूद खतरे में दिख रहा था। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर था, और उस वक्त वामपंथी सरकार खुद को अजेय मानकर चल रही थी। लेकिन फिर इस कहानी में आता है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने सब कुछ बदल दिया। सिंगूर, नंदीग्राम और अंततः ऐतिहासिक जीत। साल 2006 में जो उत्प्रेरक सामने आए, उन्होंने सत्ता की नींव हिला दी। टाटा समूह ने सिंगूर में अपनी नैनो कार का प्लांट लगाने के लिए 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू किया। किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया और 26 दिन लंबी भूख हड़ताल हुई। इसी दौरान एक 16 साल की कार्यकर्ता तापसी मलिक की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। और फिर 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी। इस घटना में 14 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं ने वामपंथी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। टीएमसी ने इन घटनाओं को एक राजनीतिक क्रांति में तब्दील कर दिया। वामपंथी सरकार के जो मुख्य आधार थे, किसान, मजदूर और गरीब, वही उनसे छिन गए। इस जन आंदोलन को मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय जैसे बुद्धिजीवियों का भी भरपूर समर्थन मिला। और तो और, जो कट्टर कम्युनिस्ट दल थे, वो भी लेफ्ट फ्रंट का साथ छोड़कर टीएमसी के साथ आ खड़े हुए। दबाव इतना भारी था कि अक्टूबर 2008 में रतन टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर से वापस लेने की घोषणा करनी ही पड़ी। और फिर आया 2011 का विधानसभा चुनाव। ये नतीजे सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये एक पूरे युग का अंत है। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों ने ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे बड़ी और निर्विवाद नेता बना दिया था। टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन ने 294 में से 227 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की। इसी के साथ 34 साल पुराना वो वामपंथी शासन, जिसे हराना कभी नामुमकिन लगता था, हमेशा के लिए खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल को मिली अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये था वो पूरा सफर। लेकिन जाते जाते ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। दशकों तक सड़कों पर लाठियां खाने वाली, सिर पर चोटें सहने वाली और हर कदम पर सत्ता से टकराने वाली एक अकेली योद्धा, जब वो खुद सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है, तो उसके सामने क्या नई चुनौतियां आती हैं। जब चोटी पर पहुंचने की वो लंबी लड़ाई खत्म हो जाती है, तो उस शक्ति को, उस सत्ता को बनाए रखना कितना अलग और कितना मुश्किल होता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। अगर इस ऐतिहासिक राजनीतिक सफर का ये वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आपको पसंद आया हो और इससे कुछ नया नजरिया मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी गहरे और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए